गुड इवनिंग एवरीवन। अब कल हमने देख लिया था 7th चैप्टर यंत्र के बारे में। आज हम देखेंगे 8th चैप्टर शस्त्र अवचारणीय। ठीक है, तो इस चैप्टर में शस्त्रों के बारे में बताया गया है, उनकी संख्या, उनके कारण, ठीक है, उनके गुण दोष, वो सब क्या होते हैं वो आज हम डिटेल में देखेंगे। जैसा मैंने बोला था, यंत्र जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इम्प्लाइज टू दिस चैप्टर ऑल्सो, ये भी इक्वल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यंत्र की जो संख्या है दैट इज 20, वो 20 होती है उनकी संख्या। ठीक है, किसके अनुसार? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, सुश्रुत अनुसार उनकी संख्या 20 बताई गई है और आचार्य वाग्भट ने उसको 26 कर दिया है। ठीक, ऐसे ही हमने कुछ पढ़ा था, याद करते हैं। यंत्र जो थे 101 थे। ठीक है, अभी शस्त्र जो है वो 120 हैं। ठीक, देखते हैं कि कौन कौन से 20 होते हैं। तो मंडलाग्र, वृद्धिपत्र, करपत्र, नक्षशस्त्र, मुद्रिका, आराशस्त्र, वेतस्पत्र, बड़िशयंत्र, दंत शंकु, ऐष्णी, उत्पलपत्र, अर्धधार, सूचीशस्त्र, कुशपत्र, आटीमुख, अंतर्मुख, शरारीमुख, त्रिकूर्चक, कुठारिका एंड व्रीहिमुख। तो ये सबके नाम हमको पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? इनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे कि किसकी लंबाई कितनी होती है, कौन सा शस्त्र किस काम के लिए यूज होता है ना। अष्टविध कर्म जो है हमारे, छेदन, लेखन, भेदन, ऐषण, वेदन, आहरण, है ना। तो ये सब जो कर्म है उसमें कौन से शस्त्र को यूज करते हैं, इस प्रकार का प्रश्न उठेगा। तो इसलिए हमको याद रखना है। ठीक है, ये हमने 20 पढ़ लिए। अभी देख रहे हैं हम वाग्भट अनुसार 26 है। तो कौन से एक्स्ट्रा है? सर्पमुख, लिंगनाश शलाका, कुर्चा, खज, कर्तरी और कर्णवेधन शस्त्र, ये आचार्य वाग्भट ने एक्स्ट्रा बताए हैं। ठीक है, तो फिर इसका प्रश्न उठेगा, आएगा कि इसका कर्म क्या है। ये सब उसके कर्म है। जैसे कि सर्पमुख का क्या कर्म है? कर्ण, नासा, अर्बुद, छेदनार्थ। तो इसको मैंने ट्रिक बनाया है कि इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। काना सांप, ठीक है, सांप जो है काना है। ठीक है, कर्ण, नासा, अर्बुद इसका छेदन करेगा। कर्ण, नासा, अर्बुद, छेदनार्थ कौन सा शस्त्र? सर्पमुख शस्त्र। ठीक है, ये प्रश्न पूछते हैं। दूसरा, लिंगनाश शलाका। तो लिंगनाश का शलाका का यूज होगा लिंगनाश वेधन में, वेधन कर्म में। ठीक है, वेधन कर्म में प्रयुक्त होगा। देन कुर्च, कुर्च कहाँ पे होगा? नीलिका, व्यंग, केश को उखाड़ने तथा कुंटन कार्य में, कुट्टन, है ना। हमने पढ़ा था यूके में हम जी है कि उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण, दहन, ऐसा पढ़ा था हमने अष्टांग के अनुसार। ठीक है, वही कुट्टन आया है। तो इसको बार बार कुर्च कुट्टन, कुर्च कुट्टन, कुर्च कुट्टन करके याद कर लेना है। तो जब भी पूछेगा कुर्च का जो शस्त्र है उसका क्या कार्य है? कुट्टन। ठीक है, कुर्च कुट्टन, बहुत 3-4 बार बोलने से याद हो जाएगा। कुर्च कुट्टन, कुर्च कुट्टन। ठीक, खज मंथन, खज मंथन। ठीक है, नेक्स्ट है खज मंथन। नेक्स्ट है खज। तो ये क्या है? 8 कंटकों से बनी, हाथ से मथ कर नासिका से विश्रावण रक्त को निकाला जाता है। मंथन, मंथन कर्म किया जाता है इससे। ठीक है, खज मंथन करके हमको याद कर लेना है। ठीक, देन नेक्स्ट आता है कर्तरी। ठीक है, कुछ साउंड क्लियर कर रहा ना, ऐसे कर्तरी, कर्तरी सम छेदन, कर्तरी छेदन के लिए यूज करते हैं। किसका छेदन? स्नायु, सूत्र और बालों को छेदन करने के लिए यूज करते हैं। देन कर्ण वेधन शस्त्र, ये तो पता चल रहा है कर्ण का वेधन करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, लिखा है कर्णपाली वेधन हेतु। तो इसका प्रश्न ये नहीं बनेगा, इसका प्रश्न बनेगा, इसको ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूथिका मुकुलानाम। इसको यूथिका शस्त्र भी कहते हैं। ठीक है, यूथिका शस्त्र भी कहते हैं। यूथिका शस्त्र किसको कहते हैं? ऐसा करके ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे, सही उत्तर को आपको टिक करना है। ठीक, देन आता है कि शस्त्र का परिणाम कितना है। ठीक है, देखते हैं एक करके। तो हमारे पास 20 हैं, लेकिन उसमें से
कुछ शस्त्रों को हमको देखना है, बाकी सब का समान होता है, वो 6 अंगुल होते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा है वो देखते हैं। एषणी और नखशस्त्र, एषणी और नखशस्त्र ये 8 अंगुल होते हैं। कितने अंगुल होते हैं? 8 अंगुल। उनकी लंबाई कितनी है? एषणी नखशस्त्र 8 अंगुल। ठीक, देन आता है दूसरा शरारी मुख, शरारी मुख ये 10 अंगुल होता है। ठीक है, शरारी मुख शस्त्र का नाम क्या है? कर्तरी, कर्तरी। ठीक है, तो शरारी मुख जो है वो 10 अंगुल लंबाई में होता है। ठीक है, देन मुद्रिका, मुद्रिका कैसा होता है? प्रदेशिनी तर्जनी के अग्रिम पर्व के सादृश्य। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग शस्त्र की लंबाई पूछी गई है। जो बच गए इनके अलावा 15, उनकी लंबाई जो है 6 अंगुल, केवल 5 एषणी, नखशस्त्र, शरारी मुख और मुद्रिका, इनके बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो बार बार रिपीटेशन करने से हमको याद हो जाएगा। एषणी और नखशस्त्र 8 अंगुल, शरारी मुख 10 अंगुल, और प्रदेशनी के अग्रिम पर्व के सदृश्य। ठीक है, ये हमारा जो प्रदेशनी उसके अग्रिम पर्व के उसके सदृश्य जो है वो मुद्रिका। ठीक है, जहां पे अंगूठी पहनते हैं। ठीक, देन शस्त्र के गुण क्या होते हैं? ठीक है, जैसे हमने यंत्र का GD पढ़ा था, यंत्र का GD और के गुण, दोष और कर्म। ठीक है, ऐसे ही शस्त्र का भी GD हम देखेंगे। तो शस्त्र का सबसे पहले आ गया के गुण, G आ गया, तो GD क्या है? इसका गुण आ गया। गुण जो है इसके 6 होते हैं। ठीक है, तो यंत्र के भी गुण 6 थे और शस्त्र के भी गुण 6 हैं। दोष और कर्म देखने हैं, तो दोष और कर्म कितने हैं? 8 इसमें दोष हैं और 8 ही इसके कर्म हैं। ठीक है, हमने देखा था वाग्भट के अनुसार दोष जो थे यंत्र के वो 8 थे। ठीक, लेकिन यहाँ सुश्रुत के अनुसार शस्त्र के जो दोष है वो 8 है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि उसके गुण कितने हैं, दोष कितने हैं, कर्म कितने हैं, कुछ भी साइमल्टेनियसली चेंज होके आता रहता है। ठीक है, क्या क्या है ना? ये प्रश्न भी बनता है, निम्न में से कौन सा गुण है या कौन सा गुण नहीं है? तो हम देखते हैं क्या है। सुग्रहाणी सुलोहानी, सुधराणी सुरूपाणी, सुसमहित मुखाग्राण्य करालानी चेती शस्त्र संपदा। तो वो सुग्रहण अच्छे से पकड़ने वाला, अच्छी धातु से बना हुआ, धार युक्त, रूपवान ऐसा होना चाहिए, समाहित रूप से होना चाहिए, अग्रमुख जो है वो उसका ग्रिस्पिंग पावर उसमें होनी चाहिए। ऐसे शस्त्र को हम बोलते हैं संपत, मतलब आइडियल, आइडियल शस्त्र बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा दोष है? दोष देखा हमने 8 है। ठीक है, तो कौन कौन सा शस्त्र का दोष है अथवा नहीं है, निम्नोक्त में से इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है क्या क्या दोष होते हैं। वक्र टेढ़ा है, कुंठ कुंठित हो गया, खंड टूट गया है, खरधार है ना, उसका जो धार है वो रफ हो गया है, अति स्थूल इतना मोटा है पकड़ में नहीं आ रहा है, अति तुच्छ है ना, टूट गया पकड़ते ही भंगुर हो गया, अति दीर्घ बहुत लंबा है। ठीक है, अति ह्रस्व बहुत ही छोटा है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो भी ये उसके क्या हो जाएंगे? दोष हो जाएंगे, शस्त्र के दोष हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको याद रखने हैं, ये 8 होते हैं। कर्म कितने होते हैं? अभी हमने देखा GD के कर्म भी 8 ही हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से कर्म होते हैं वो, और इन सबको हमको याद भी रखना है कि उनके कर्म कौन कौन से हैं। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है ना। तो एक एक लाइन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मंडलाग्र करपत्र। तो इनका काम क्या है? छेदन और लेखन, छेदन और लेखन। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से याद रख लेंगे। मंडल का छल, ठीक है, छल याद रहेगा, छेदन और लेखन। मंडल का छल,
मंडल का छल, मंडलाग्र, मंडल फॉर मंडलाग्र, कर फॉर करपत्र, छल फॉर छेदन, ला फॉर लेखन। मंडलाग्र करपत्र का छेदन और लेखन कर्म है। ठीक, देन आते हैं मुद्रिका, अर्धधार, उत्पल, नखशस्त्र और वृद्धि पत्र। इनका है छेदन और भेदन। इसको कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक है मौन वृद्धि, छोड़ो भी, हाँ, मौन वृद्धि छोड़ो भाई ये बातें छोड़ो। मौन मतलब शांत वांत रहना छोड़ो, बात करो। अब कोई बिगड़ जाता है, गुस्सा हो जाता है तो बोलते हैं ना उसको छोड़ो ये सब बातों को, तो उसकी ट्रिक हमने याद करी है मौन वृद्धि छोड़ो भी। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप बहुत सब पढ़ लोगे, तो ट्रिक्स को थोड़ा सा मन में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो मौन वृद्धि का क्या ट्रिक है देखते हैं। मृद्विका, अर्धधार, उत्पल, नखशस्त्र और वृद्धि पत्र। छोड़ो भी बस छेदन और भेदन। तो ये क्या करते हैं, ये सारे शस्त्र छेदन भेदन कार्य करते हैं। ठीक, मंडलाग्र, करपत्र, छेदन, लेखन। मृद्विका, उत्पल, अर्धधार, नखशस्त्र और वृद्धि पत्र छेदन और भेदन कार्य करते हैं। ठीक, देन आता है नेक्स्ट कुशपत्र, त्रिकुर्चक, आटीमुख, शरारी मुख, अंतर्मुख और सूची। इसका क्या कार्य है? विश्रावणा। ठीक है, फिर से इसको याद रखना, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो त्रिकुर्चक कभी हमने पढ़ा, यहाँ कुर्चक लिखा है, इसको हम त्रिकुर्चक पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकुर्चक तो हम याद रखते हैं तीन सूची बनाई मुख पर और कुशपत्र पर विश्रावण हुआ। इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हमको बस याद रखना है। उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। ठीक है, हमने तीन सूची बनाई, तीन सूची से त्रिकुर्चक है ना मुख पर। तो इसमें देखो आटीमुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, तीन प्रकार के मुख है। आटीमुख, शरारी मुख और अंतर्मुख। खाली व्रीहि मुख बच गया जो नीचे है। ठीक है, उसको देखेंगे बाद में। तो आटीमुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, तीन सूची बनाई, तीन मुख हो गए, सूची से त्रिसूचक हो गया मुख पर, और कुशपत्र पर विश्रावण हुआ। किस पर विश्रावण हुआ? कुशपत्र पर विश्रावण हुआ। तो इन सब का कर्म क्या हो गया? विश्रावणा। ठीक है, ट्रिक से याद रखना है। तीन सूची बनाई मतलब त्रिकुर्चक, सूची मुख, अंतर्मुख, आटीमुख और सूची। उस कुशपत्र पर विश्रावण हुआ। कुशपत्र और इन सब का कार्य है विश्रावणा। ठीक, देन बच गया, क्या बच गया? आरा, सूची, कुठारिका, वेतस्पत्र और व्रीहिमुख। इनका काम है वेदना। बा से व्रीहिमुख, बा से वेदन, है ना। मुख वाले तीनों इसमें आ गए, खाली व्रीहिमुख बच गया, उसका काम है वेदना। वा से वेतस्पत्र, इसका काम है वेदना। कुठारिका से भी हम वेदन कर्म करते हैं, और सूची का तो हम आरा से भी वेदन कर्म करते हैं। ठीक है, सूची का वेदना, सूची का विश्रावण, वेदना और सीवना, ये तीन काम होते हैं सूची के, है ना। अकेली सूची विश्रावण, वेदना, सीवना, ये तीनों काम करती हैं। ठीक, क्या बच गया फिर? ऐषण का काम ऐषणी, ऐषणी का काम ऐषण करना, और बड़िश और दंत शंकु का आहरण करना। ठीक है, हमने जब बड़िश यंत्र पढ़ा था, मूढ़ गर्भ शल्य आहरण के लिए उसको भी पढ़ा था, है ना। तब मैंने बताया था कि बड़िश शस्त्र भी होता है एक, उसका काम भी आहरण होता है। ठीक है, दंत शंकु और बड़िश का काम है आहरण। ठीक है, स्पीडली हम देखते हैं फिर से क्या क्या था, ट्रिक क्या क्या था। जैसे कि मंडल और करपत्र, तो मंडल का छल, उसका छेदन और लेखन कार्य हो गया। देन मौन वृद्धि, छोड़ो भी, मृद्विका, अर्धधार, उत्पल पत्र, नखशस्त्र और वृद्धि पत्र, इसका क्या है? छेदन भेदन, छोड़ो भी। ठीक, देन तीन सूची बनाई मुख पर, कुशपत्र पर विश्रावण हुआ।
ठीक है। तो 3 सूची यानी कि हमारा त्रिकुर्चक है ना, सूचीमुख और मुख वाले तीनों, आटिमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, और कुशपत्र पर विश्रामण हुआ तो कुशपत्र, इसका काम है विश्रामण। देन हमारा बचा आरा, सूची, कुठारिका, बेतसपत्र और व्रीहिमुख, इसका वेधन, बड़ी से दंत शंकु आहरण, ऐषणी ऐषण और सूची का विश्रामण, सीबन और वेधन, ये हमारा इनका कार्य है। ठीक, फिर आप देखेंगे कि ये जो हम अष्टविध कर्म करने हैं, छेदन, वेदन, लेखन, वेदन, इनका जो है उसके लिए हमको धार कैसी चाहिए, है ना, उस शस्त्र की धार प्रमाण कितना होना चाहिए शस्त्र का। ठीक है, तो फॉर छेदन अर्ध कौशिकी, है ना, केश से आधी होनी चाहिए, अर्ध केशकी। हाँ, विश्रामण और वेधन के लिए केशकी, लेखन के लिए अर्ध मसूर, भेदन के लिए मसूर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। छेदन के लिए अर्ध केशिकी, छेदन कर्म करना है, इंसिजन लेना है, तो कैसे होना चाहिए, बाल जितना पतला होता है उससे भी आधी होनी चाहिए, है ना, तभी छेदन होगा। तो केश से आधी, इंसिजन होना चाहिए इतना प्रिसाइज। विश्रामण और वेदन होना चाहिए केश के समान, केशवत, है ना, उतना वेदन आप पंचर कर रहे हो तो उतना होना चाहिए। लेखन स्क्रैपिंग कर रहे हो तो अर्ध मसूर, भेदन कर रहे हो तो मसूर। ठीक है, इसको कैसे देख सकते हैं, लेखन से जो लिखने का, जिनका हैंड राइटिंग अच्छी होती है वो आधे मसूर तो ऐसे ही हो जाते हैं क्लास में, है ना। जो स्टूडेंट अच्छी राइटिंग रखते हैं वो मशहूर होते हैं ना, सबको याद रहता है, कुछ काम होता है वो सर का राइटिंग अच्छा है उससे लिखवाइए, नोट्स उससे बनवाइए, तो ना, तो ऐसे लेखन से अर्ध मसूर, आधा मसूर, है ना, और भेदन से मसूर, भामा, हिंदी पढ़ी होगी तो ये अक्षर आस पास आते हैं। भेदन फॉर मसूर, छेदन के लिए अर्धकोशिकी, विश्रावण और वेदन के लिए केशिकी, बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न में आएगा इसमें से। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करके भी पूछा जा सकता है, सिंगल भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। ठीक, फिर आता है कि इन जो शस्त्र हैं हमारे उनको पकड़ना कैसे है। ठीक है, तो जैसे हम वृद्धि पत्र को देखेंगे तो वृद्धि पत्र के लिए आता है व्रंत फल साधारण भागे। तो वृद्धि पत्र और भेदक शस्त्र जिनसे हमें भेदन करना है उनको कहां से पकड़ना है, व्रंत फल साधारण, व्रंत और फल के सही जहां पे वो मिलते हैं उनके जो संयोग स्थल से पकड़ना चाहिए, व्रंत फल साधारण भागे, वहीं से उसको पकड़ना चाहिए। ठीक, काम क्या है इसका, वृद्धि पत्र, मंडलाग्र, इनका काम क्या है, लेखना। अभी हमने पढ़ा मौन वृद्धि, छोड़ो भी, छेदन और भेदन। ठीक, किंचिदुरनाथ पाणिना लेखन। देन आरा, करपत्र, ऐषणी, इनको कहां से पकड़ना चाहिए, आरा, करपत्र और ऐषणी को मूल भाग से पकड़ना चाहिए। ठीक है, उसके मूल से पकड़ना चाहिए। देन व्रंताग्रे विश्रावणा, तो विश्रावण करने वाले शस्त्रों को कहां से पकड़ना चाहिए, व्रंताग्रे, व्रंत के अग्रभाग से, व्रंत के अग्रभाग पर पकड़ना चाहिए। ठीक, देन त्रिकुर्चक, त्रिकुर्चक को कहाँ यूज करना है, त्रिकुर्चक शस्त्र को विश्रावण के लिए यूज करना है हमने, है ना। तीन विश्रावण किसके लिए, बाल, वृद्ध, सुकुमार और भीरू और नारीणाम। ठीक है, और राजा पुत्र, इन सब में अगर हमें विश्रावण करना है, किस किस में, जो सुकुमार है, बालक, वृद्ध, सुकुमार, भीरू जो डरपोक है, नारी है, राजा का जो पुत्र है ना, ये सब सुकुमार होते हैं। इनमें विश्रावण अगर करना होगा तो त्रिकुर्चक शस्त्र से करना है। ठीक, देन आता है कि व्रीहिमुख शस्त्र को कैसे पकड़ना है, तल प्रच्छादित व्रंत मंडलगुष्टा प्रदेशिनीभ्याम व्रीहिमुख, व्रीहिमुख शस्त्र को व्रंत भाग को हस्ततल से ढककर, हस्ततल से ढककर अंगुष्ठ और प्रदेशनी अंगुल में दबाकर पकड़ना चाहिए, इस प्रकार से, है ना, दिखे ना वो, इंटरनल अंदर रहना चाहिए, इस प्रकार से पकड़ना चाहिए। कौन सा, व्रीहि मुख, क्या काम करता है, वेधना, वेधन कार्य करता है। ठीक है, वेधना, वेधना। ठीक, देन कुठारिका, कुठारिका है ना, उसको क्या करना है,
कुठारिका को वाम हस्त से पकड़कर दक्षिण हस्त की मध्यमा अंगुली से अंगुष्ठ का सहारा लेकर उसके सिरा पर ठोकना चाहिए। तो जिस तरीके से हम टैपिंग करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना टैपिंग, फ्लूट देखते हैं, फ्लूट थ्रिल देखते हैं, या फिर कैसा हमारा डल साउंड आ रहा है कि रेजोनेंट साउंड आ रहा है, टैप करते हैं ना, वैसे ही उसको पकड़कर और इससे टैप करना है। किसको? कुठारिका को। ठीक है, तो कौन सी अंगुली से करना है? मध्यमा अंगुली से करना है। ये प्रश्न बनता है कौन सी अंगुली से टैप करना है। ठीक, दक्षिण हस्त की, राइट हैंड की। देन नेक्स्ट आता है बड़ी से दंत शंकु नताग्र। तो ये कैसे होते हैं? अग्रभाग में नताग्र रहते हैं। ठीक, बड़ी और दंत शंकु थोड़े से झुके हुए, मुड़े हुए रहते हैं। नताग्र में झुके हुए या मुड़े हुए रहते हैं। ठीक, देन आता है एषणी। एषणी के कितने टाइप्स हैं? ये एक प्रश्न बनता है। ठीक है, सुश्रुत अनुसार, चरक अनुसार। ठीक है, अभी हम सुश्रुत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार की एषणी होती है, चरक में 2 ही प्रकार की है। ठीक, कौन कौन सी? तीक्ष्ण कंटक, यव पत्रमुख और गंडुष पद आकार मुखी। ये 3 प्रकार की एषणी होती है। तो एषणी के कितने भेद हैं? ये भी एक प्रश्न बनता है। एषणी के 3 प्रकार हैं। ठीक है, देन आता है कि अभी हमने शस्त्र के कर्म देख लिए, शस्त्र में धार कौन सी होती है वो देख लिया। देन एक आता है कि शस्त्र की धार को तीक्ष्णता करनी है, उसकी और तीक्ष्णता बढ़ानी है। खरदार हो गया तो गुण ना हो के दोष में चला जाएगा, है ना। तो फिर हमको कुछ संस्कार करने होते हैं, तो उन संस्कार को बोलते हैं पायना। ठीक है, पायना बोलते हैं उसको। पायना क्या है? शस्त्र को अग्नि तप्त कर बुझाना। हमने उसको गर्म किया रेड हॉट, और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए किसी भी पदार्थ में हमने उसको डाल दिया। ठीक है, तो किस पदार्थ में डालते हैं? क्षार में डालेंगे तो क्षार पायना, उदक में डालेंगे तो उदक पायना, तेल में डालेंगे तो तेल पायना। तो पायना के भेद कितने हैं? 3। शस्त्र की तीक्ष्णता हेतु संस्कार कितने हैं? 3। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, फिर आता है और किस तरीके से पूछेंगे कि क्षार पायना को कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो शर यानी कि बाण, शर शल्य और अस्थि के छेदन हेतु। छेदन वेदन हेतु तो सारे यूज हो रहे हैं, क्षार कहाँ पे यूज कर रहे हैं? तो हमने अस्थि और क्षार को रिलेट करके याद रखना है। तो हमको पता है कि भल्लातक अस्थि, भल्लातक क्षार जो है वो अस्थि तक यूज कर सकते हैं। भल्लातक क्षार, भल्लातक अस्थि क्षार। भल्लातक की अस्थि हमें पता है, भल्लातक अस्थि, है ना। अस्थि से क्षार को याद रखना है। भल्लातक क्षार पता है, भल्लातक अस्थि भी पता है हमको, है ना। जब चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तब वहां पर आएगा भल्लातक अस्थि, है ना, रसायन में। ठीक, इसको याद रखने के लिए क्षार पायना कहाँ है? अस्थि में। ठीक है, तो उसको हमको याद रखना है। देन आता है उदक पायना। मांस के छेदन भेदन और पाटन हेतु कौन सी पायना यूज की जाती है? ऑप्शन आएंगे ABCD, इतना लिखा हुआ आएगा। तो हमको कैसे याद रखना है? मांस उदक, मांस से उदक को रिलेट करना है। तो हमने एक वर्ड पढ़ा है मांसोदक, पढ़ा है ना, मांसोदक। तो हमको याद रहेगा उदक वाला जो है किस लिए यूज होता है? मांस के छेदन भेदन और पाटन के लिए यूज होता है। ठीक, फिर शिरावेदन और स्नायु छेदन हेतु तेल पायना। ठीक है, हम पंचकर्मा पढ़ के आए हैं, हमने देखा है शिरा स्नायु मसाज करते हैं तो तेल से मसाज करते हैं ताकि उनमें शिरा और स्नायु में स्ट्रेंथ आ जाए, है ना। तो शिरा और स्नायु से तेल से रिलेट कर देना है, तेल पायना। ये कोई जो मैं रिलेशन बता रहा हूँ वो कोई बुक से रिलेटेड नहीं है, याद करने के लिए। बुक में डायरेक्ट लिखा है क्षार को अस्थि छेदन हेतु यूज करना है, उदक को मांस के छेदन पेदन पाटन के लिए यूज करना है, तेल को शिरावेदन स्नायु छेदन के लिए यूज करना है। लॉन्ग टर्म तक हमको कैसे याद रहेगा, उसके लिए हम उसको जो हमारा मेमोरी है उससे कुछ रिलेट करके चलते हैं। ठीक है, तो जब एग्जाम में बैठेंगे प्रश्न तो लिखा हुआ आएगा, ऑप्शन भी सब कुछ होगा, बस हमको उस टाइम क्या करना है? रिकॉल करना है और टिक मारना है। ठीक, देन अभी हमने देख लिया धार को तीक्ष्ण कर लिया, लेकिन टेस्टिंग कैसे करेंगे कि धार तीक्ष्ण हो गई नहीं कि नहीं हो गई? तो उसको बोलते हैं निशातनी। ठीक है, निशानार्था लक्षण शिला माशवर्णा।
उदक मांस के वर्ण की, मांस मतलब उदक के वर्ण की काली रंग की शिला पर शस्त्र को घिस के टेस्ट करते हैं। और कैसे पता चलता है? जब शाल्मली वृक्ष की लकड़ी के फलक पर घिसेंगे जब तक कि शस्त्र रोम का छेदन करने लगे तब उसको सम्यक तेज समझे। तो शाल्मली का जो वृक्ष होता है, कंटक रहते हैं उसमें, मतलब कंटक शाल्मली जैसा बोलते हैं, तो इस तरीके जैसे हमारे पिंपल्स हो जाता है ना, वैसा ही रहता है। तो उसके लकड़ी के फलक पर घिसना है जब तक कि वो उनको छेदन करने ना लगे। तो इसका मतलब जब वो करने लग गया, हाँ, आपका जो अब जो धार है वो परफेक्ट हो गया है। ठीक, इससे प्रश्न कहाँ बनता है? किसकी लकड़ी पे हमको घिसना है, ये इसमें से प्रश्न बनेगा, है ना। कौन से वृक्ष की लकड़ी पे करना है? शाल्मली वृक्ष की, उस पर धार संस्थापन करना है। ठीक है। और निशातनी का कलर कैसा है? संलक्षण शिला माश वर्ण की शिला पर घिसना है। तो इसमें से प्रश्न बनता है किस वर्ण की शिला पर घिसना है। ठीक, तो ठीक है, अभी हमने शस्त्र देख लिया, तो कुछ अणुशस्त्र भी होते हैं, है ना। अणुशस्त्र क्या है? जो शस्त्र नहीं है लेकिन उनकी तरह कार्य करते हैं, शस्त्र ना होते हुए भी शस्त्रों का जो कार्य कर दे उसको कहते हैं हम अणुशस्त्र। तो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं ये 14 होते हैं इन नंबर, वाग्भट ने बताए हैं कि ये 7 इन नंबर, सूत्र स्थान में बता रहे हैं वो 7 इन नंबर होते हैं। ठीक, और आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं कि 14 होते हैं नंबर में। ठीक, कौन कौन से 14 होते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने 4 को, जो स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं, उन 4 को त्वग चतुर्वर्ग नाम दिया है, त्वग चतुर्वर्ग। तो ये 4 कौन से हैं? बांस, स्फटिक, कांच और कुरुविंद। ठीक, बांस, स्फटिक, कांच, कुरुविंद, ये त्वग चतुर्वर्ग है। तो ये भी प्रश्न बनता है, चतुर्वर्ग में कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसा करके प्रश्न आ सकता है। कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, बांस की जगह कुछ काश कुछ भी घुसा के प्रश्न बन सकता है। ठीक, कहाँ यूज करते हैं इनको? बांस, स्फटिक, कांच और कुरुविंद को शिशु नाम, बच्चों में, शस्त्र भीरुणाम, जो शस्त्र देख के डर जाता हो, और शस्त्र अभावे चा योज्येत, अभी आपके पास शस्त्र नहीं है लेकिन हमें शस्त्र काम करना है तो उनमें यूज करना है। किस कर्म के लिए? छेदन और भेदन कर सकते हैं ना, कांच से, कुरुविंद से, स्फटिक से छेदन हो सकता है, भेदन हो सकता है ना। तो छेदन भेदन के लिए शिशु नाम, शस्त्र भीरुणा नाम, शस्त्र अभावे चा योजयेत, इनमें उसको यूज करते हैं। किस किस को? बांस, स्फटिक, कांच और कुरुविंद, इनको बोलते हैं त्वग चतुर्वर्ग। ठीक, 4 हो गए। देन 5वां आता है नख, नेल्स हमारे, उससे आहरण कर सकते हैं। कुछ फॉरेन पार्टिकल दिख रहा है, नखन से पकड़ के निकाल दिया। ठीक है, छेदन कर दिया, बड़े हैं तो काट डाला, भेदन कर दिया। ठीक, देन आता है 6, 7 और 8, मतलब गोजीविका, शेफालिका पत्र और शाक पत्र, इससे विश्रावण करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा रफ होता है, गोजीवा जो होती है वो रफ होती है, शेफालिका जो होती है वो पत्ता जो होता है उसका रफ होता है, शाक का पत्ता भी जो है रफ होता है, उसको घिस देंगे, विश्रावण हो जाएगा, रक्त निकल आएगा वहां से, है ना। देन 9th 10th 11 क्या है? बाल, अंगुली, अंकुरो, ये एषणी जब नहीं है हमारे पास तो एषणी के अभाव में इसको यूज कर सकते हैं। देन लास्ट बच गया क्षार, अग्नि और जलोका, ये भी अणुशस्त्र है। ठीक है, ऐसा ही हमने कुछ 5 चीजें पिछली क्लास में पढ़ी थी, उपयंत्र और अणुशस्त्र क्या है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वो 5 चीजें कौन सी हैं जो अणुशस्त्र भी है और उपयंत्र भी हैं। ठीक, फिर आचार्य वाग्भट ने 7 माने हैं लेकिन ये डिस्क्रिप्शन नहीं किया उन्होंने, डिस्क्रिप्शन करते हुए वो कुछ अलग बताए हैं। समुद्र फेन को त्वक दाह के लिए, त्वक को दाह करना होगा तो त्वचा पे, तब उसको समुद्र फेन का यूज करने के लिए बोल रहे हैं। सूर्यकांत को लेखन के लिए बता रहे हैं वो, और शुष्क गोमय, ये 3 एक्स्ट्रा बोले हैं। ठीक, और आचार्य चरक बोल रहे हैं जलोका अणुशस्त्राणाम, ऐसा आ रहा है 25वें चैप्टर में रेफरेंस, जलोका अणुशस्त्राणाम। ठीक है, ये आचार्य चरक का कोटेशन है। तो वो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जलोका है वो अणुशस्त्र में श्रेष्ठ है, चरक बता रहे हैं। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सुश्रुत संहिता, है ना, और सुश्रुत संहिता जो है
चिकित्सा में जो हमारा शस्त्र है कर्म है ना, शल्य कर्म उसमें श्रेष्ठ है और चरक चिकित्सा में श्रेष्ठ है। तो ये बोल रहे हैं कि क्षार श्रेष्ठ होता है, क्षार अनुशस्त्राणाम। सुश्रुत कह रहे हैं क्षार अनुशस्त्राणाम। तो ये भी याद रखना है, अनुशस्त्र में किसके अनुसार पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न आ जाए और प्रश्न में रेफरेंस नहीं हो कि आचार्य चरक के अनुसार पूछा है और आचार्य सुश्रुत के अनुसार पूछा है, और दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में दिए गए हैं, जलों का भी दिया है और क्षार भी दिया है, तो सही उत्तर हमेशा क्षार होगा। ठीक है, जलों का कब होगा, जब चरक का रेफरेंस दिया जाए। अगर चरक का रेफरेंस नहीं दिया है, क्वेश्चन स्पेसिफिकली चरक अनुसार नहीं पूछा है, तो उत्तर क्षार रहेगा। ठीक है, जब चरक के अनुसार पूछेंगे डायरेक्ट बोल के, तब आंसर जलों का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना हमेशा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग में लैंड करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, दैट इज योग्य सूत्रीय अध्याय। 9th चैप्टर है। योग्य का मीन्स है सम्यक प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास। जो अभी हमने इतनी देर तक क्या करा, थ्योरी पढ़ लिया कि कौन सा शस्त्र कर्म कौन सा शस्त्र से करेंगे, उसके अभाव में क्या यूज करेंगे, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसके गुण कितने होंगे, उसके दोष कितने होंगे, कर्म क्या होगा। ठीक है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए किस किस चीज को यूज करना है वो बताते हैं। आइए देखते हैं क्या है। जैसे बोल रहे हैं कि छेदन कर्म करना है, उत्कर्तन करना है या परिकर्तन करना है, तो किस पे करेंगे, पुष्पफल, अलाबु, कलिंदक, त्रपुस, एरबारु और ककारुक, इन सब में छेदन कर्म करेंगे, है ना। जिसको काट सकते हैं, ककड़ी को काट सकते हो ना, त्रपुस खीरे को काट सकते हो ना, अलाबू कद्दू इन सबको काट सकते हो ना, तो इन सबको छेदन कर्म करेंगे। ठीक है, छेदन कर्म का अभ्यास इस पे करेंगे। देन भेदन कर्म, भेदन कर्म का अभ्यास किस में करेंगे, कहाँ में पंक्चरिंग कर सकता हूँ, पंक्चरिंग कर सकता हूँ मैं धृति, है ना, मशक में जो कुछ भरा हुआ हो, बस्ती, है ना, प्रवेशक, चर्म से निर्मित कुछ हमने चमड़े से बनाया है कोई भांड, कुछ वेसल्स बनाया है, उसमें आदि को जल और कीचड़ से भरकर उसमें कुछ भर जाएगा। अभी मैं भेदन करूंगा तो वो धीरे से ड्रेन होगा। जैसे कि कोई पस भरा हुआ है, आप हाइड्रोसील का ऑपरेशन करने का प्रैक्टिस का अभ्यास कर रहे हो, अपने हाइड्रोसील को देखा नहीं डायरेक्ट, तो आप करोगे नहीं, गलत हो गया तो पेशेंट को दिक्कत होगा। तो उससे कहीं पहले हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं भेदन कर्म का। तो बस्ती उसके जैसा ही दिखेगा, पस कुछ भरा है, पस जैसा भरा है, कीचड़ भर के अभ्यास करेंगे, पस जैसा भरा है उसको बस्ती में डालेंगे, कीचड़ को डाल के निकालेंगे, तो जैसा वो कीचड़ बाहर आ जाएगा, वैसे ही अगर पस में हम करेंगे अभ्यास तो पस बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से धृति में, बस्ती में, प्रवेशक में भेदन कर्म का अभ्यास करना है। ठीक, फिर लेखन कर्म कहाँ करना है, स्क्रैपिंग कहाँ पे करनी है मुझे, कैसे लेखन कहाँ से निकालना है, रोम युक्त बालदार चमड़े पर, है ना, कोई भी चमड़ा जिसके ऊपर कुछ लोमकूप हो, कुछ हेयर्स हो, जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो हो, उस पर मैं अपना शस्त्र चलाऊंगा तो लेखन का अभ्यास हो जाएगा, है ना। उसमें सिर्फ जो है रोम ही बाहर निकलना चाहिए, अगर आपने स्किन कट कर दिया तो अभ्यास गलत है, और अभ्यास करिए। ठीक, देन वेधन कर्म, वेधन कर्म कहाँ करेंगे, मृत पशुओं की शिरा और उत्पल नाल कमलों पर, है ना। जैसे कि मुझको सिरा वेधन करना है ना, कोई वीन्स है, कैनाल है, उसमें मेरे को कैनुला डालना है, 16 नंबर 18 नंबर XYZ, तो उसको डायरेक्ट करने से पहले वो बोल रहे हैं कमल नाल। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस कर लो। मृत पशुओं की शिराओं पर, जो मर गया है उस पर प्रैक्टिस कर लो, जो पशु पक्षी मर गए हैं उन पे प्रैक्टिस कर लो, है ना। ह्यूमन का भी वैसा ही मिलेगा आपको, उस पे कर देने से वेदन कर्म का अभ्यास हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न आता है इस पे किसका, मृत पशुओं पर किस का अभ्यास किया जाता है, लेखन का, छेदन का, भेदन का, वेदन का, इस प्रकार से आपको राइट आंसर मारना है। ठीक, देन ऐषण कर्म, ऐषण कर्म कहाँ करना है, घुन लगी लकड़ी, बांस, वेणु, नल नाली तथा शुष्क अलाबू में हमको ऐषण कर्म करना है। ठीक है, तो प्रोबिंग, ऐषण का मतलब प्रोबिंग,
जो कि हम फिस्टुला के केस में करते हैं ना, कि उसका एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ है, इंटरनल ओपनिंग कहाँ है ना, ऐसा होता है ना। पेशेंट आया, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है और इंटरनल ओपनिंग कहीं इधर, अब आप अनुसार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सपोज इंटरनल ओपनिंग यहाँ है, आप प्रोबिंग करेंगे तो प्रोबिंग ऐसे जाना चाहिए, है ना। तो घुन लगी लकड़ी होगी तो सबसे बेस्ट होगी ना, उसमें बहुत सारे होल्स होंगे, आप एक तरफ से डालेंगे, वो जहाँ से ओपनिंग होगी वो अलग जगह से निकल के दिखेगा। तो इसी तरीके से उसमें आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, है ना। ऐसे ही बांस में करोगे, वेणु में करोगे, नल नाली में करोगे, सूखे हुए अलाबू में करोगे, तो ये प्रोबिंग का, ऐषण कर्म का अभ्यास अच्छा होगा इसमें, ठीक। देन आहरण, है ना, कुछ चीजों को बाहर निकलना, पकड़ के बाहर निकलना। कैसे? पनस, बिंबी फल, बिल फल मज्जा और मृत पशुओं के दांतों पर करेंगे, है ना। कौन सा कर्म कहाँ करेंगे, ये प्रश्न आता है, ठीक है। तो पनस, पनस मतलब वो जो हमारा पनस में बीज होते हैं, उसके बीज को निकालना सीख जाएंगे। कटल, कटल जो होता है उसके बीज को निकालना सीखेंगे, आहरण आ जाएगा। बिंबी फल, उसमें भी बीज हैं। बिल फल की मज्जा बड़ी होती है, उसको निकालना सीख जाएंगे, आहरण कर्म सीख जाएंगे। जो पशु मर गए हैं उनका दांत का एक्सीजन करेंगे, आहरण करेंगे, आहरण सीख जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आहरण कर्म करना है। तो ऐसे प्रश्न आएगा कि इस पे बिल फल मज्जा और मृत पशुओं पर क्या किया जाता है, आहरण कर्म किया जाता है ना। घुन लगी लकड़ी में क्या किया जाता है, ऐषण कर्म किया जाता है। मृत पशुओं की शिराओं पर कौन सा कर्म किया जाता है, वेधन कर्म किया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, ठीक। फिर ये बार बार पूछा गया है, विश्रावण कर्म किस पे करेंगे, है ना। मोम से लिपटे हुए शालमली के फलक पर, शालमली के फलक पर हमको विश्रावण कर्म करना है, ठीक है। मोम से लिपटे हुए शालमली के फलक पर। देन सीवन कर्म, है ना, किसको हमको सिलाई किस पे करेंगे, सूक्ष्म, है ना, जो पतला होगा, घन होगा, मोटा होगा, दो वस्त्रों के प्रांत भागों तथा चमड़ों के प्रांत भागों पर, है ना। दो चमड़े या दो छोटे पतले या मोटे कपड़े, उन दोनों को रख कर सिल देंगे, उसी पे तो सीवन कर्म का अभ्यास होगा, है ना। तो ये किस पे करेंगे, सूक्ष्म घन दो वस्त्रों के प्रांत भागों तथा चमड़े के प्रांत भागों पर सीवन कर्म का अभ्यास करेंगे। देन बंधन कर्म कहाँ करेंगे, बैंडेजिंग, बैंडेजिंग बांधना कहाँ सीखेंगे, मृत्तिका या वस्त्रों से बनी, मिट्टी से या फिर कपड़ों से बने व्यक्ति के पुतलों के अंग प्रत्यंगों पर, डमी जो होता है, जैसे डमी बोलते हैं ना, वो आप मिट्टी से बना लो या फिर कपड़े से बना लो, और उसके बाद उस पर जो हमारा बंधन कर्म है, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बंधन होते हैं, उनको बांध के देखो, है ना। तो ये आता है पुतलों के अंग प्रत्यंगों पर किसका हमको करना है अभ्यास, किस कर्म का, बंधन कर्म का अभ्यास करना है, ठीक। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, क्षार और अग्नि कर्म का कहाँ अभ्यास करना है, मृदिषु मास खंडेषु अग्नि क्षार संयोगा, मृदु मास खंडों पर, मृदेशु मास खंडेशु अग्नि क्षार संयोगा, अग्नि और क्षार का मृदु मास खंड जो है ना, जो ऑलरेडी सॉफ्ट मास है, सॉफ्ट जो हमारा मांस है उसके ऊपर करना है, उसके जो टुकड़े हैं उस पर हमको अग्नि का क्षार कर्म का करना है, ठीक है। चिकन पीस, मटन पीस, है ना, इनके पीस पे करना है। देन कर्ण संधि बंधन, कर्ण संधि बंधन, पहले क्या होता था, युद्ध पे जाते थे तो युद्ध में कर्ण जो है, तीर लग गया, पीछे से आया, कान कट गया, पूरा कट गया, कंप्लीट कट गया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना, आगे आएगा। तो उसको बांधना होता था, कर्ण संधि का बंधन करना होता है, तो उसका अभ्यास कहाँ करेंगे, है ना, कर्ण संधि बंधन तो बाद में हम देखेंगे, अभ्यास कहाँ करेंगे, मृदु चर्म मांसपेशी और कमल नाल पर करेंगे, ठीक है। मृदु चर्म मांसपेशीषु उत्पल नालेषु कर्ण संधि बंधना, उत्पल नाल, है ना, कमल, कमल को उत्पल भी बोला है ना, उत्पल, उत्पल नाल पर मृदु चर्म मांसेषु उत्पल नालेषु चा कर्ण संधि बंधन योग्याम, यहाँ पर कर्ण संधि बंधन हमको करना है, ठीक। देन नेक्स्ट आता है बस्ती नेत्र को कहाँ प्रवेश कराना है, बस्ती नेत्र को प्रवेश किस में कराएंगे, बस्ती का कर्म सीखना है, कहाँ करेंगे, और वर्ण में वस्ती, वर्ण वस्ती कहाँ पर करेंगे, तो वो बोल रहे हैं उदक पूर्ण घड़े के पार्श्व स्रोत में तथा अलाबू के मुख में, एक घड़ा लेना है ना, उसमें पानी भरना है, उसके जो साइड में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो छोट स्रोत होते हैं, उसमें डालना है हमको
जैसे हम किसी बस्ती नेत्र को प्रवेश करा रहे हैं ना, बस्ती में नेत्र प्रवेश करा रहे हैं, मतलब आप कैथेटराइजेशन, यूरेथ्रा में कैथेटर डाल रहे हैं, इस तरीके से उस पर डाल के प्रैक्टिस करनी है। या फिर अलाबू के मुख में, है ना, व्रण में आप कैसे जा रहे हैं, बस्ती कर्म आप कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से आप इंसर्ट कर रहे हैं, वो इस पे अभ्यास करना है। ठीक, तो अभी हम देखेंगे कि कमलनाल जो है वो बहुत जगह आ गया। कहाँ कहाँ आ गया? वेधन कर्म में, ऐषण कर्म में, कर्ण संधि बंधन में, अभी आया ना। तो कर्ण संधि बंधन, इन सब में 3 जगह पे कमलनाल का यूज कर रहे हैं। ठीक, अलाबू का कहाँ यूज कर रहे हैं? छेदन में, उत्कर्तन में, परिकर्तन में, ऐषण में, बस्ती नेत्र प्रवेश, बस्ती, व्रण बस्ती कर्म, इस तरीके से 6 कर्मों में ये प्रयुक्त हो रहा है। अलाबू को 6 कर्मों में प्रयुक्त कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है कितने कर्मों में कौन कौन सा चीज यूज हुई है। ठीक, तो अलाबू 6 कर्मों में यूज किया है, कमलनाल 3 कर्मों में यूज किए। कौन कौन से 3 कर्म है, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। ठीक, इस चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है ये। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है विशाखा अनुप्रवेशनीय। ठीक है, विशाखा अनुप्रवेशनीय मतलब जो कि विशाखा, विशाखा का मतलब है वैद्यक व्यवसाय करना, या फिर स्वकर्म मार्ग, जो आपका प्रैक्टिस है वो करना। स्वकर्म, आप डॉक्टर का क्या काम है? प्रैक्टिस, है ना। वैद्यक व्यवसाय मतलब बिजनेस करना, वैद्य का बिजनेस करना, है ना। तो वह बिजनेस क्या है हमारा? पेशेंट देखना। तो पेशेंट देखने के लिए रोगी के गृह जाने का मार्ग कैसे जाएंगे, है ना। आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आपका कंप्लीशन हो गया, और ये सब कैसे करते थे? राजा की अनुमति से लेकर करते थे, है ना। चिकित्सा कर्म, शस्त्र कर्म आदि करने के लिए राजा से आज्ञा ली और रोगी को देखने उसके घर पे चले गए। ठीक है, इसको बोल रहे हैं विशाखा अनुप्रवेश। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो गया? आपने 5.5 ईयर का कोर्स कंप्लीट किया और रजिस्टर्ड बोर्ड से अपना रजिस्ट्री सर्टिफिकेट लिया, रजिस्ट्रेशन वही हो गया, गवर्नमेंट बॉडीज बन गई। अभी राजा का आदेश वही है, जो अथॉरिटिंग बॉडी है, उससे हमने अपना लाइसेंस लिया, मेडिकल लाइसेंस, प्रैक्टिस करने चले गए। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ये हो गया मेडिकल लाइसेंस लेना। वो उस टाइम के हिसाब से बता रहे थे, तो उस टाइम पे तो सर्वोपरि राजा है, तो राजा से आज्ञा लेकर चल दी। ठीक है, तो विशाखा शब्द का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, और किसकी आज्ञा से लेकर जाते हैं? राजा की आज्ञा से। ये भी एक तरीके का स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उसमें बनते हैं। ठीक, फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि जो सुश्रुत ने षड्विध परीक्षा मानी है वो कहाँ बताई है? इसी चैप्टर में बताए। रेफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये रेफरेंस जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूत्र 10/4 क्या होती है षड्विध परीक्षा? षड्विधो ही रोगाणाम विज्ञानोपाय तखदा पंचाभि शोताधिभि प्रश्नेन चाइती। तो 5 तो हमारे इंद्रिय और छठा जो है प्रश्न। ठीक, तो इसी के साथ साथ हम याद करते हुए चलेंगे। अष्टविध परीक्षा किसने बताई है? नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, दृक, स्पर्श, शब्दाकृति, योग रत्नाकर, है ना। अष्टविध का रेफरेंस क्या है? योग रत्नाकर। और 10विध का क्या है? आचार्य चरक, है ना। प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, है ना। ये सब आकृति, ये जो बताया, ये सब किसने बताया? आचार्य चरक ने बताया। साथ में आचार्य चरक ने त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा, पंचविध परीक्षा भी बताई है और अष्टविध भी बताई। लेकिन वो जो अष्टविध है और ये जो अष्टविध है, दोनों अलग हैं। अगर डायरेक्ट आता है अष्टविध परीक्षा तो वो योगदान योग रत्नाकर का है। बाकी चरक ने अन्य परीक्षा भी मानी है। जो स्पेशल अवदान है वो 10विध है, वो किसी ने नहीं बताया, चरक ने बताया है। ये अष्टविध जो योग रत्नाकर ने ही बताई है, ये षड्विध जो है आचार्य सुश्रुत ने ही बताई है। ठीक, फिर एक आता है रेफरेंस परिसंवत्सरो उत्थिताश्च विकारान प्रायशः वर्जेत। जो 1 वर्ष पुराने, परिसंवत्सर 1 साल जो हो गया, जिनको 1 संवत्सर गुजर गया, वो क्या है? वर्जेत, उनको प्रायः, है ना, प्रायशो, वो क्या होते हैं? प्राय वो रोग असाध्य होते हैं। ये नहीं कह रहे हर सारे असाध्य होते हैं, प्राय कुछ अपवाद भी, कुछ एक्सेप्शन भी है ना। रक्तगुल्म, पुराणत्वम, सुख साध्य लक्षणम, ऐसा हमने पढ़ा है। जितना पुराना होगा उतना जाकर के हमको पता चलेगा कि रक्तगुल्म है कि गर्भ है, उसी के अनुसार चिकित्सा होगी। तो यहाँ पे प्राय शब्द का है ना, प्राय असाध्य होते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन बनता है। जैसे कि
1 वर्ष एक वर्ष से पुराने रोगों की चिकित्सा नहीं करना चाहिए। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। रीजन हो गया कि 1 वर्ष पर पुराने रोग असाध्य होते हैं। तो फिर एक प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ए आर सही है गलत है, ये उसकी सही व्याख्या है सही व्याख्या नहीं है, ए सही है आर गलत है, आर सही है ए गलत है, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, देन नेक्स्ट आता है, वैद्य को स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठना नहीं चाहिए, उनके साथ रहना, हंसी मजाक करना वर्जित है ना, ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर आपके ऊपर कुछ भी केस कर दिया, कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बोल दिया, तो आपका एक प्रोफेशनल जॉब है ना, प्रोफेशन चला जाएगा, है ना। प्रिवेंटिव तौर पे बोल रहे हैं वो। तो ये ऐसा नहीं कह रहे हैं उनकी चिकित्सा नहीं करना है, अकेले में ऐसा नहीं करना है, किसी के साथ लेकर, किसी को कंसेंट लेकर, उसके रिलेटिव या फिर आपके साथ नर्सिंग सिस्टर हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो पेशेंट का, या फिर आपका स्टाफ हो, 2-3 लोग हो, तभी उसको आपको एग्जामिन करना है, अदरवाइज अवॉइड करना है। इस प्रकार से सिर्फ वो बता रहे हैं। ठीक, और क्या नहीं करना है, अन्न के अतिरिक्त, ओनली फूड, और कुछ भी वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक, वो कुछ भी दे, बाद में कुछ भी देने का मतलब क्या है कि वो अपना कुछ ज्वेलरी दे दे, कुछ मनी दे दे, बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना। उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बता रहे हैं कि चोरी हो गया, कुछ हो गया, किस प्रकार का झूठा केस लग गया राजा के समय अनुसार, तो सिर्फ अन्न लेना है और कुछ नहीं लेना, उसके अनुसार बोल रहे हैं। ठीक, और क्या बोल रहे हैं, श्रोत्रिय, नरपति मतलब राजा, स्त्री, बाल, वृद्ध, भीरू, राज सेवक जो हैं, और दुर्बल लोग जो हैं, इनको अगर कोई साध्य रोग भी हो जाए तो भी ये कष्ट साध्य हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जैसे राजा है, सभा में बैठा है, वेग धारण करेगा, उसको सपोज छींक आ रही है, कतराएगा ना छींकने से, या फिर यूरिन जाना है, या फिर मोशन पास करना है, सोचेगा सभा खत्म हो तो मैं जाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही राज सेवक है जो राजा की सेवा में लगा है ना, उसको भी अगर इस तरीके का कोई वेग आता है आधारणीय, धारण करेगा, है ना, अदरवाइज राजा गर्दन उड़ा देगा, चले जाओगे बीच में से, तो है ना। जो ऑलरेडी डरपोक है वो रोग को देखते देखते सोचते सोचते ही असाध्य हो जाएगा। वृद्ध में तो धातु का क्षीण हो गया है, बालक में तो धातु बनी ही नहीं है, स्त्री जो है वो तो सुकुमार है ना। श्रोत्रिय जो पाठ वेद का पाठन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, वो भी क्या करते हैं, वेग का धारण करते हैं। हाँ, ये चैप्टर खत्म हो जाए, ये लाइन खत्म हो जाए, है ना, इतना हो जाए, इसके बाद जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा, तो ये सब क्या करते हैं, वेग धारण करते हैं अग्नि, इसलिए इनके जो साध्य रोग भी हैं वो कष्ट साध्य हो जाते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, 10 चैप्टर तक रखते हैं आज। ठीक।